आपको यही रोल दे सकती? ट्रिब्यूट था यश जी, वहाँ माँ मारती थी और ये सोच के मारती थी कि मर जाएगा। सबसे बड़ा हाथ बैरी जॉन का रहा। नमस्कार, मैं हूं पंकज शुक्ल और एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में जिसका नाम है शुक्ल पक्ष। आज हमारे साथ हैं बेहतरीन अदाकार, बेहतरीन इंसान मनोज बाजपेयी। मनोज, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। धन्यवाद पंकज। एक ही बंदा काफी है, ये एक ही बंदा काफी है और पोस्टर में मैं देख रहा हूँ उसने एक उंगली भी उठा रखी है। वकील के किरदार में आपका 30 साल पूरे हो रहे हैं इस साल, अगर हम देखा जाए अभिनय यात्रा का। वकील का एक किरदार करने के पीछे आपकी क्या एक सोच रही होगी जब स्टोरी आपके पास आई होगी पहली बार? देखिए, दो कारणों से ये मैंने कहानी, जब पहले तो कहानी बताई थी मुझे विनोद भानुशाली और उनके सुपर्ण वर्मा, ये लोग सब लोग आए थे। देखिए, इस इंसिडेंट के बारे में तो हम सभी जानते हैं, पूरा भारतवर्ष जानता है, क्योंकि बहुत ही एक्सटेंसिव कवरेज किया था मीडिया ने। लेकिन जिस तरीके से कहानी उन लोगों ने बताई तो मुझे लगा कि इसमें एक तो ये है कि ड्रामा है, एक खास तरह की गति है और ऑडियंस के समझने के लिए उनको बहुत ही आसान तरीके से और नाटकीय ढंग से बताने की कोशिश की गई है। लेकिन जो मुझे सबसे अच्छी बात इस कहानी में ये लगी कि जो पीड़िता है, जो लड़की है 15-16 साल की उम्र की, उसके साहस के बिना ये संभव नहीं था, बिल्कुल ही संभव नहीं था। अगर सोलंकी साहब भी ये कहानी बता रहे हैं और उन्होंने बाकायदा रिसर्च में साथ में रहे और बहुत सारे और इंसिडेंट इधर उधर से भी बहुत सारे लेके हम लोग आए हैं, सिर्फ एक ही इंसिडेंट पे नहीं है। लेकिन सोलंकी साहब एकदम उन्हीं के नजरिए से है। तो ये बात मुझे समझ में आई कि ये जो लड़की है और जो ये लोग सेंटर में उस लड़की को रख रहे हैं, वो बहुत ही कमाल की चीज है इसमें। सोलंकी अपनी सारी की सारी शक्ति उस लड़की से ले रहे हैं और ये अपने आप में इसीलिए ये अनोखी स्क्रिप्ट हो जाती है कि जहाँ पे पीड़िता जो है वो पूरा साहस दिखाती है और जो आपका प्रोटैगनिस्ट है वो हीरो इसलिए बनता है क्योंकि पीड़िता ऑलरेडी एक सुपर हीरो है जो उसके साथ में है। क्या बात जी। और आज के दौर में मेरा अपना अनुभव, व्यक्तिगत अनुभव, थिएटर करते हुए, बच्चों के साथ काम करते हुए, खास करके झोपड़पट्टी के बच्चों के साथ काम करते हुए, जो मेरा अनुभव रहा है वो दिल दहला देने वाला रहा है। जैसे? और वो सारी बच्चियाँ 9 साल की, 10 साल की, 11 साल की, जब मेरे वर्कशॉप में आती थी, तो हमारे थिएटर वर्कशॉप इस तरह के हुआ करते थे कि जो कि बैरी जॉन साहब ने इजाद किया था कि 5-7 दिन बाद बच्चे जो हैं पूरे तरीके से अपने आप को खोल के रख देते थे, अंदर का डर निकल जाए, उनका अंदर का डर पूरा। और हम जब उनसे कहानी पूछते थे उनकी, तो जिस तरीके की कहानियाँ, घटनाएं वो बताते थे जो उनके साथ घट चुकी थी, और मैं बात कर रहा हूँ 10-10 साल की बच्चियों की, 11 साल की बच्चियों की, तो मैं उससे इतना आज तक दहला हुआ हूँ कि कापरी साहब जो है, विनोद कापरी साहब, वो एक कहानी लेके आए थे मेरे पास। मैंने कहा गुरु मैं नहीं कर पाऊंगा। पीहू आई बस नहीं, पीहू के बाद, क्योंकि मैं पढ़ते हुए मैं इतना दहल रहा हूँ, तो मैं तो पूरे दौरान मैं कष्ट में रहूंगा, है ना। वो मेरा बहुत ही नाजुक मेरा पक्ष है कि बच्चों के साथ में किसी भी तरह का। शुरुआती दिनों में आपके साथ ये हुआ होगा जब आप थिएटर कर रहे हैं। मैं अनुभव कर चुका था, उससे गुजर चुका था, उनको रिहैबिलिटेट करने में मदद कर चुका था। अब मैं वापस नहीं गुजरना चाहता था, लेकिन कहीं ना कहीं एक बात तो थी कि अगर ऐसी कोई स्क्रिप्ट आए जो मुझे ज्यादा परेशान ना करे और मैं ये बात जो है लोगों के सामने लेकर के आ पाऊँ। ये कहानी जो है उस तरीके की है। इस लॉयर का क्या होता है कि वो चाहे जितना भी अफेक्ट हो पीड़िता के साथ, उसके घटनाओं के साथ में, वो भले ही उसकी नींद हराम हो जाए, उस कष्ट में रहे भावनात्मक तौर पे, लेकिन जब वो जाता है जिरह करने के लिए, तो वो अपने आप को पूरे तरीके से काट लेता है। बिल्कुल सही बात। भावनात्मक रिश्ता उसको छोड़ना पड़ता है, उसको भावनात्मक रिश्ता बिल्कुल छोड़ देता है और बिल्कुल वो एक सर्जन की तरीके से वो पूरी तरीके से वो कोर्ट की कार्रवाई को पूरी करता है।
तो ये सब चीज़ों को देखने के बाद मुझे लगा कि ये सारी चीज़ें मैं कर सकता हूँ, और ये सारी चीज़ों जो मेरे अपने अनुभव हैं उनको भी इसमें लेके आ सकता हूँ एक अलग ढंग से। तो ये सारे कारण थे इस फिल्म को करने। एक दिलचस्प पहलू और भी होगा ये फिल्म देखने का कि अधिकतर या तो आप अपराधी का किरदार करते हैं या पुलिस का किरदार करते हैं। हाँ हाँ, इसकी बीच की जो मध्य रेखा है नहीं वैसे गुलमोहर में ना पुलिस था वैसे बता रहा हूँ जॉनर के हिसाब से। तो उसमें जो वकील का एक होता है किरदार, जब भी हम कानून की बात करते हैं, अपराध की बात करते हैं, कानून व्यवस्था की बात करते हैं, तो अक्सर वकील का किरदार एक शेडो में रह जाता है। न्यूज़ चैनल भी कवर करेंगे, अखबार भी कवर करेंगे, तो केस कवर करते हैं। हाँ। उस केस को जहां तक आखिर तक ले जाना, उसकी जो कड़ी रहती है वकील की, उसके बारे में बहुत कम बात होती है। और बड़ी अच्छी बात क्या है कि इस फिल्म में खास करके, और वो सब मुमकिन इसलिए हुआ क्योंकि सोलंकी साहब इस फिल्म के साथ थे और उनका किरदार वैसे के वैसे बिल्कुल सच है जिस तरह से रखा गया है। बाकी बहुत सारी घटनाएं प्रेरित भी हैं। चूंकि वो साथ में थे तो ये वकील की पूरी जिंदगी, और वकील जो है सुबह से लेकर शाम तक परिवार और परिवार के बाहर उसकी क्या क्या व्यस्तताएं रहती हैं, अपनी परेशानियां रहती हैं, वो सारी चीज़ें आप इस फिल्म में देख पाएंगे जो अमूमन उस तरीके से हमने कवर नहीं किया है उनके जीवन को उतने अंदर तक जाकर। और यहाँ पर हम किस तरीके के वकील की बात करें, हम कोई ऐसे सेलिब्रिटी वकील नहीं है, फैंसी वकील नहीं है, उस सुप्रीम कोर्ट का वकील भी नहीं कि मर्सिडीज से उतरे या रेंज रोवर से उतरे और जाके एक पेशी करे। वो आदमी जो है लमरेटा में चलने वाला आदमी, स्कूटर से चलने वाला, जो छोटे शहर का आदमी जो लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट तक ही सीमित रखता है अपने आप को, और वो इतना बड़ा केस लड़ता है जहाँ पर उसके सामने बड़े बड़े तुर्रम खां आते हैं। तो इसलिए ये फिल्म बहुत बड़ी हो जाती है। आत्मबल है उसका अपना, उसका एक विश्वास है उस आदमी का अपने ऊपर, अपने काम के ऊपर, और वो लालची नहीं है। और आप पूछ के हार जाओ सोलंकी साहब से, सोलंकी साहब आपने ये केस क्यों लिया, सोलंकी साहब जवाब ही नहीं दे पाते। वो भी सोचते होंगे कि मैंने ये केस क्यों लिया। अभी विनोद से बात हो रही थी इंटरव्यू शुरू होने से पहले, तो वो ये कह रहे थे कि अगर मनोज हाँ नहीं करते तो शायद वो ये फिल्म ना बनाते। जी वो बोल भी रहे थे मुझे, लेकिन इसमें बहुत सारे एलिमेंट थे जिसके लिए मैं हाँ कर सकता था। तो मैं अब फिल्म खत्म हो गई है, हम लोग बातचीत भी कर रहे हैं, प्रमोशन भी चल रहे हैं, लेकिन अंततः मैं यही कहूँगा कि मेरा अपना परफॉर्मेंस जो है, ये सोलंकी साहब तो है ही हैं, लेकिन उनसे ज़्यादा मैं उस पीड़िता को मैं बिल्कुल न्यौछावर करता हूँ, श्रेय देता हूँ, और उसको ट्रिब्यूट है। अरे वाह, मेरा अपना परफॉर्मेंस वो ट्रिब्यूट है उस लड़की की शक्ति का, उस लड़की के साहस को। तो ये करते हुए मुझे इस बात का एहसास हुआ कि अगर किसी जो भी इस तरीके की जो शोषण है, शारीरिक शोषण है, उसमें अगर लड़की सामने नहीं आए ना सर, तो केस कहीं आगे नहीं जा सकता है। और उसके आगे आने के लिए कितनी जद्दोजहद है, उसको किस स्तर पे उसको जद्दोजहद करनी पड़ती है, घर परिवार समाज सब कुछ है। अभी आपने बात में गुलमोहर का जिक्र किया, तो मैं आने वाला थोड़ी देर करके वहाँ पे गुलमोहर में जो आपका किरदार है, एक बड़े हो चुके बच्चे हैं, उनका पिता है, माँ के साथ में रह रही है, उनके साथ आप काम कर रहे होंगे। हम लोगों ने बचपन में उनकी फिल्में देखी हैं, बिल्कुल, और 12 साल बाद वो आई कैमरे के सामने लौट करके और आपके साथ फिल्म किया। उसका अनुभव कैसा रहा, उस किरदार के बारे में जो आपने इंगित किया? जी देखिए शर्मिला जी, तो जो उनका करियर ग्राफ देखिए तो बड़ा कमाल है। वो सत्यजीत रे जी के साथ उन्होंने 1 नहीं 2-3 फिल्मों में काम किया। उसके बाद वो कमर्शियल फिल्मों में की सबसे बड़ी अदाकारा भी हुई, है ना। खूबसूरती के मामले में जो है वो बहुत नाम था उनका, अभिनेता के तौर पे बड़ा नाम हुआ। और फिर जब वो गुलजार साहब के साथ फिर काम किया उन्होंने, तो उनका करियर ग्राफ अगर देखें तो उन्होंने जो है सबके साथ काम किया, हर तरीके की फिल्मों में काम किया, और उन्होंने राज किया। और उसके बाद जैसा वो बता रही थी मुझे कि एक समय के बाद उन्होंने निर्णय लिया कि मैं ये छोड़ दूंगी। और जब सब छोड़ा उन्होंने, तो वो उनके खुद के लफ्ज़ में बता रहा हूँ, उन्होंने कहा कि ये सब लोग कहते हैं कि आप कहाँ गायब हो गई थी, और मैं कहती हूँ भाई फिल्मों के अलावा भी मेरा जीवन है, मेरे अपने दोस्त हैं,
बाकी सबका पेशा है, मेरा भी पेशा है वो। मेरी अपनी गतिविधियां हैं, तो मैं कहीं खोई नहीं थी। हाँ, मैं फिल्म इंडस्ट्री में नहीं दिख रही थी, लेकिन मैं दूसरे मोर्चे पर जरूर बहुत ज्यादा जो है एक्टिव थी। वो बड़ी सख्त और बड़ी स्ट्रांग महिला है और बहुत जानकार, बहुत पढ़ने लिखने वाली, दुनिया भर की चीज़ों के बारे में उनको ज्ञान है और पूरा घर परिवार वो आज तक संभालती है। आपने कौन सी फिल्म देखी हुई शिवराज टैगोर की? अरे पहले? बहुत सही देखी है। शुरू में शुरुआत में पहले सबसे शुरू जो फिल्म जो कि मैं उनको तंग भी करता रहता था क्योंकि उस फिल्म का गाना मैं बहुत गाता था सेट पे, वो दाग फिल्म थी जो राजेश खन्ना साहब की, जिसमें शमीला जी और राखी जी थी। अभी 50 साल पूरे हुए जी। और दाग मुझे देखिए एक्स्ट्रा माइटर में फिल्म थी वो। दाग पता नहीं क्यों मेरे जहन में रह गई थी क्योंकि मैं तो छोटा था एकदम। शायद एक आध फिल्में जो उस बचपन की मुझे याद है उस उम्र की, दाग उसमें से एक। गाना कौन सा गाया करते थे? वही ना, एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते। उसमें मैं एक बार गाना गा रहा था उसी फिल्म का कि हवा चली कैसे ना तू जाने ना मैं जानूं। तो उन्होंने कहा शमीला जी ने, मनोज now look at this, I was playing the role of a teacher. Correct. And teacher is singing कि हवा कैसे चले मैं ना तू जाने मैं जानूं। नहीं, बहुत सही है। शुक्ला जी ने आपसे कहीं कहा था वीर ज़ारा के समय कि मैं आपको यही रोल दे सकता हूँ, बाकी ऐसी फिल्में मैं बनाता नहीं हूँ जिसमें मैं आपको कास्ट कर सकता हूँ। हाँ, मैं प्रॉमिस नहीं कर सकता हूँ। हाँ। और मुझे उनकी ईमानदारी बड़ी अच्छी लगी थी। नहीं तो लोग कहते हैं हाँ ये कर लो, बाद में आगे कुछ नया करेंगे, इससे सोच रहा हूँ तुम्हारे लिए कुछ बढ़िया। हाँ, लेकिन उन्होंने कहा मैं बनाता ही नहीं क्योंकि तू जिस तरह का एक्टर है मनोज और जिस तरह की फिल्में करता है, मैं तो उस तरह की फिल्में नहीं बनाता। मैं उस तरह की फिल्में नहीं बनाता जहाँ पे मैं तेरे लिए कुछ स्पेस होगा। तो उन्होंने कोई वादा ही नहीं किया। उन्होंने कहा ये है, तू बता दे तू करेगा कि नहीं करेगा। मैं चाहता हूँ तू करे, क्योंकि पिंजर देखी थी उन्होंने, पिंजर से बड़े प्रभावित हुए थे मेरे परफॉर्मेंस से और वो चाहते थे कि मैं ही करूँ। तो ये मेरा जो है एक तरीके से ट्रिब्यूट था यश जी को, और मैं चाहता था कि वो जो है फिल्म बनाना छोड़ें, इसके पहले वो एक बार मैं उनके डायरेक्शन में काम करना चाह रहा था। तो ये मौका था मेरे लिए, बहुत बड़ा मौका था जी। सिनेमा में अगर देखें, जैसे अभी आप कह रहे थे ना कि एक स्पेस चाहिए होता है अभिनेता को अपना कुछ हुनर दिखाने के लिए। आपकी हाल फिलहाल की जो भी फिल्में, चाहे भोसले हो या गली गुलियां हो या गुलमोहर हो, आप बात कर रहे हैं, उसने सारे किरदारों में एक नए मनोज वाजपेयी को देखा है। एक मनोज वाजपेयी जो कमर्शियल सिनेमा में रहा और उसने तरह तरह के किरदार किए। एक सिनेमा वो बना रहे हैं आप जिसमें कि आपको पूरा स्पेस मिलता है अपने मन के किरदार करने का और अपने साथ नए प्रयोग करने का। अभिनेता कितना जरूरी है कि अपने लिए नया नया स्पेस ढूंढते रहे और अपने साथ एक्सपेरिमेंट करते रहे। देखिए, अभिनेता तभी ढूंढ सकता है जब वो अपनी असुरक्षा से बाहर आए और अपने जो एक उसको पद मिला है, पोजीशन मिली है, किसी खास तरीके की सफलता से, उसका वो उपयोग करने का साहस रखता हो। देखिए, हमारे इंडस्ट्री में आज आप हैं, कल नहीं रहेंगे, और अगर आप नहीं रहने का साहस आपके अंदर में है तो शायद प्रयोग कर सकते हैं। और मेरे अंदर में तो वो साहस क्या, उसकी आदत ही पड़ गई मैं चाहूँ चाहे नहीं चाहूँ, लोग मतलब मेरे करियर ने मुझे इतनी ताकत दे दी है, क्योंकि मेरे करियर ने कभी हमेशा कंसिस्टेंट चढ़ाव नहीं देखा और हमेशा कंसिस्टेंट उतार नहीं। मुझे सत्यमेव जयते और बागी 2 में जब मैंने काम किया था तो उनसे मुझे ताकत मिली कि मैं और भी मैं अपने तरीके की फिल्में कर सकता हूँ, करूँ। मैं डायरेक्टर्स ढूंढूं। तो मैंने बहुत सारे नए डायरेक्टर्स ढूंढे जिनके पास वो स्क्रिप्ट थी, जहाँ पे मैं जानता था कि मैं यहाँ प्रयोग कर सकता हूँ अपने अभिनेता के साथ, अपनी काबिलियत के साथ। वो फिल्में की। फिर फैमिली मैन आई। कोई नहीं जानता था कि फैमिली मैन एक शुरुआती दौर में OTT इतना बड़ा रूप भी नहीं लिया था। इसलिए अचानक से जब फैमिली मैन आया तो वो घर घर का चहेता बन गया। उस फैमिली मैन सीजन 1 ने फिर मुझे बहुत सारी ताकत दी कि गुलमोहर, ऐसी बहुत सारी 4-5 फिल्में मैंने की हुई हैं। चाहे बंदा है, बजोरम आएगी, फिर या कनु बहल की फिल्म आएगी, राम रेड्डी की, ये सारी फिल्में करने का मुझे साहस फिर मिला। तो अपनी सफलता से मैं ये काम करता हूँ। एक दो श्रीकांत तिवारी बहुत कुछ मनोज वाजपेयी ऐसा नहीं लगता है? मनोज वाजपेयी तो इसमें भी है।
एक अभिनेता तो हर किरदार में रहता है, क्योंकि वो अपने अनुभवों के जरिए वो सारी किरदारों को जीता है। मेरे अपना जो यात्रा रही है, जो अनुभव रहा है, जिस तरह के अलग अलग लोगों से मैं मिला हूँ, किसी में कभी सोलंकी में उनको डाल देता हूँ। नहीं, फैमिली मैन का सबसे अच्छा पार्ट है जो आपका उस किरदार के श्रीकांत तिवारी का अपने बच्चों के साथ जो रिश्ता है और जो संवाद है, जी जी जी, उससे जो हास्य उपजता है वो शायद उस कहानी का टेंशन भी कम करता है। वो आता है मेरे अपने खानदान से। मेरे अपने खानदान में बच्चों के साथ रिश्ते मेरे कुछ भाइयों के जो हैं वो इसी प्रकार के हैं। अच्छा, वो बेटों को गाली दे के बात करते हैं और बेटियों से वो नजर नहीं मिलाते, बेटियां डांट देती हैं। तो ये कुछ एक चीजें मैं वो नॉर्थ से लेके आया हूँ। नॉर्थ में जो डायनेमिक्स होते हैं, आपके इनपुट होंगे थोड़े से। हाँ, नॉर्थ के जैसे। तो इसमें श्रीकांत तिवारी की मैंने जो बैक स्टोरी तैयार की थी, उसमें मैंने उसको बनारस का बनाया है कि बनारस का आदमी है, दिल्ली में पढ़ा लिखा है, वहाँ पे उसकी पत्नी जो है उसको कॉलेज में टकराई, जो कि साउथ इंडिया की थी, और वहाँ से इनको प्रेम हुआ। लेकिन वो प्रेम और विवाह जो है सबसे गलत हो गया, क्योंकि दोनों दो अलग अलग ध्रुव के दो अलग अलग संस्कृति के लोग, एकदम से नॉर्थ और साउथ। तो इसके कारण जो है उसमें बहुत सारे जो उनका संवाद है वो अपने आप में चिंता का विषय भी होता है, और आपको मुस्कुराने का मौका भी मिलता है, जिस तरह के उनके रिश्ते हैं। जी जी। तो जब हम कोई भी काम कर रहे होते हैं, तो जिस बेसिकली ये सारे चक्कर इसलिए किया था मैंने, क्योंकि ये पूरा स्पाई का मिथ तोड़ना चाहते थे हम। स्पाई का जो एक स्टीरियोटिपिकल, करेक्ट, हाँ, जो दिखाते हैं स्टाइलिश जेम्स बॉन्ड टाइप का आएगा, निकल के आएगा, हम चाहते थे कि दिखाना कि वो इतना ऑर्डिनरी है, लेकिन उतना ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी है। करेक्ट, वो उसका अपीयरेंस ऑर्डिनरी है, उसका काम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है उस आदमी का। तो वो जब गन भी चलाता है, वो टेररिस्टों के डेन में भी घुस जाता है, या वो डिस्गाइज में इधर उधर कोई जो बड़े काम करता है, तो आपको लगता है ये हीरो जैसा लगता है वो। लेकिन जैसे ही उसके बाद सीधा घर पे पहुंचता है तो जूते पड़ते हैं, वो भी वो भी उतना ही, मतलब बहुत ही नेचुरल शिफ्ट हो। और हम लोग की जिंदगी में एक वो दिलचस्प बात आपने बीच में कही कि उत्तर भारत में जो पिता होता है वो अपने बेटे को तो हड़का के रखता है और बिटिया से दबका रहता है जी। आप एक बेटी के पिता हैं जी जी, तो आपके अंदर जब बेटी के सामने जाते हैं तो आपकी भावनाएं कैसी होती हैं कि ये मेरी लाडली है और इसके सामने मुझे ऐसा कुछ नहीं करना है, अगर स्मोक करते हैं तो नहीं करना है, या वहां जाके कुछ ऐसा नहीं करना है? हम लोग करते तो नहीं है, लेकिन हम जो भी और काम करते हैं उससे छुपा के नहीं करते कभी भी। ये एक नियम है हमारे परिवार में कि, और वो उसको भी वही मेरी पत्नी ने वो उसको एनकरेज किया है कि वो कुछ भी करे तो वो बताए या फिर सामने करे। वो अगर उसको कहीं किसी के घर जाकर के, किसी अपने दोस्त के घर जाकर सुना है, तो उनको कहते हैं कि भाई हमें, हाँ, कि वो कहती भी हैं कि भाई हमें जैसा दिक्कत है, तुम अपने दोस्त को लेके आके यहाँ सो जाओ। तो चीज़ों को बहुत ही डेमोक्रेटिक रखा हुआ है मेरी पत्नी ने, और डेमोक्रेटिक हद से ज़्यादा है, जहाँ पे दोनों महिलाएं आपस में बैठ करके अपनी सारी बातें करती हैं, तो कुछ भी छुपा नहीं रहता है। ये एक अच्छा संकेत है अभिभावक होने का, क्योंकि जो 50 साल के आसपास के जो भी लोग हैं इस समय, उन्होंने जो अपना बचपन और अपनी जवानी देखी है वो माँ बाप की पिटाई से देखी है। जी बा, मतलब आप याद ना दिलाएं तो बेहतर है। और अब हमें अपने बच्चों के हिसाब से खुद को बदलना पड़ रहा है। तो पहले हम माँ बाप के हिसाब से बदले, अब बच्चों के हिसाब से बदल रहे हैं। तो ये शायद इकलौती पीढ़ी होगी, उसके बाद पता नहीं किसी को ये मौका मिलेगा नहीं मिलेगा। तो वो जो ट्रांजिशन है आपका बेलिया से लेके बम्बई तक का, एक मनोज वाजपेयी बदला है पिछले 30 साल में, उस 40 साल में। हाँ जी, आप देखिए, एक तो मैं शुरुआती दौर से जिस तरह के परिवार से आता हूँ, वहाँ बाप नहीं मारता था, वहाँ माँ मारती थी, और ये सोच के मारती थी कि मर जाएगा। तो मैं एक मातृ प्रधान परिवार का लड़का हूँ। बिगड़ा हुआ बेटा था? अच्छा अच्छा। नहीं, मैं शांत रहने वाला, लेकिन जिद्दी, बहुत जिद्दी था। मेरी जिद के कारण मेरी माँ को बहुत परेशानी थी। लेकिन चूंकि मेरी माता जो थी वो सर्वे सर्वा थी हमारे परिवार में, उसके कारण हमारी परवरिश अलग हुई। तो वो जो एक पुरुष प्रधान का बच्चा और एक स्त्री प्रधान परिवार का बच्चा बिल्कुल अलग होते हैं। अगर कोई हम उम्र लड़की या मुझसे छोटी भी लड़की, या अगर वो
कुछ ऐसा आर्गुमेंट मेरे साथ करे तो मेरे पास जवाब जरूर होगा, लेकिन आप देंगे नहीं। मैं दूंगा ही नहीं। एक सम्मान बना रहता है। वो पता नहीं क्यों वो बचपन से वो जो माता के कारण जो है वो सम्मान, वो महिलाओं से डर, वो जो है बहस मत करो, बहस मत करो, बहस मत करो, बिल्कुल सही बात। तो वो हमेशा रहा है। तो और जब मैं दिल्ली गया, मेरा जो व्यक्ति जो पूरे तरीके से निखर के सामने आया, वो दिल्ली की मेरी जो गुजारे हुए दिन थे, उसमें दिल्ली यूनिवर्सिटी का बहुत बड़ा हाथ रहा, उसमें बैरी जॉन का बहुत बड़ा हाथ रहा, सबसे बड़ा हाथ बैरी जॉन का रहा। फिर मैंने जो रंगमंच किया, जो लोगों से मिलना, बातें करना, बौद्धिक बातें, किताबें पढ़ना, नाटक देखना, फिल्में देखना, बातचीत में शामिल होना, तो अलग अलग विचारधाराओं के लोगों के साथ में उठना बैठना, उसने इस मनोज वाजपेयी को बनाया। बैरी जॉन का आपने जिक्र किया कि आप गए थे वहाँ उनके शागिर्द बनने और उन्होंने अपने साथ का एक उस्ताद बना लिया आपको। जी, मुझे 1 साल के बाद उन्होंने मुझे अपने साथ में रखा और फिर बाद में जो है उन्होंने मुझे स्वतंत्र रूप से वर्कशॉप्स देना शुरू कर दिया, क्योंकि वो देखते थे कि 17-18 घंटे लड़का काम करता है और ये थकता नहीं है और इसके अंदर में सीखने की बहुत ललक है। तो वो उन्होंने जो है मुझे धीरे धीरे जिम्मेदारियां बहुत मुझे देनी शुरू कर दी। सवाल ये था मेरा कि जब एक शागिर्द जाता है किसी उस्ताद से सीखने के लिए, तो उसका एक ध्येय होता है, मुझे ये सीख कर आना है, लेकिन वही जब शिक्षक बन के पढ़ा रहा होता है तो क्या वो छात्रों से भी सीखता है कि छात्र जो कुछ लेके आ रहा है? जी जी बिल्कुल, क्योंकि उसकी उम्र ऐसी कुछ होती नहीं है। क्योंकि मैं तो खुद ही 22-23 साल का था, तो 22-23 साल में मैं रोज कराते हुए ही सीखता रहता था और मैं एक स्टूडेंट की तरह से वापस जाता था और अगले दिन क्या कराऊंगा फिर मैं नोट डाउन करता था, फिर बैरी के साथ शेयर करता था, फिर बैरी में से डिस्कस करते थे। तो ये करते करते मैं दो साल में, मैं बैरी के साथ में रहते हुए 2 साल में मैंने कम से कम 8 साल की पढ़ाई कर ली, 8 साल का अनुभव ले लिया। और ये कितना अच्छा लगता है किसी एक शिक्षक को जो उसका शिष्य उससे आगे निकल जाता है। जी, अब बैरी सर तो खैर चुप तो वैसे बहुत रहते हैं वो, लेकिन इस मामले में वो हमेशा बहुत ज्यादा वोकल रहे हैं मेरी अपने ग्रोथ को लेकर के। तो अच्छा लगता है जब शिक्षक जो पिता तुल्य था, पिता तो गांव में थे बिलवा में, लेकिन मेरे पिता जो थे दिल्ली में पूरे तरीके से बैरी थे, और क्योंकि उन्होंने अपने ऊपर ये जिम्मेदारी ले ली थी कि ना सिर्फ मनोज को एक बढ़िया रंगकर्मी बनाना है, अभिनेता बनाना है, बल्कि मनोज को एक बढ़िया इंसान भी बनाना है। वो बहुत जरूरी, वो बहुत जरूरी है। तो वो जो भी मैं बना और जो भी हूँ, वो सच में कहें वो पूरी लाइफ स्किल, वो मैनर्स, वो एजुकेशन, वो शिक्षा, इंसान बनने की, वो बैरी ने मुझे सिखाया। यहाँ तक कि आप बिलीव नहीं करेंगे, वो मुझसे बैठ करके बात करते थे समलैंगिक क्या होता है, क्योंकि मुझे उन्होंने देख लिया था कि ये डरता है, उस बात खुल के नहीं कर पाता, ये कर नहीं पाता है, ये कहीं ना कहीं ये डरता है। तो बिठा करके वो बताते थे कि समलैंगिक होता है क्या है, उसका व्यवहार क्या होता है, वो क्या सोचता है। वो काम आया आपके अलीगढ़ में वो बातचीत? देखिए, मैं वो काम आया, बिल्कुल काम आया। और उसके अलावा मेरे बहुत सारे समलैंगिक दोस्त हैं, और हम लोग चाहे अपूर्व असरानी हो जो कि पूरी तरीके से दुनिया के समक्ष हैं, और वो पूरा हीरो है मेरे हिसाब से, अब इतना बड़ा चैंपियन है LGBT कॉज को लेकर के। तो इन सब लोगों ने मुझे बहुत सिखाया है। ऐसे रिश्तों को कानूनी मान्यता मिलना क्या क्यों जरूरी है? मेरा मानना है, जो उस पर बहस एक चलती रहती है कि भाई इसको कानूनी रूप से मैं सुनता रहा हूँ, और मुझे लगता है कि जब बात प्रेम की आती है ना, तो ना आपका दखल हो सकता है ना मेरा दखल हो सकता है। बिल्कुल सही बात है। तो अगर जैसे जस्टिस चंद्रचूड़ जी ने भी कहा कि बात सिर्फ जेनिटल की नहीं है, बात भावनाओं की है। हमें उस भावनाओं का सम्मान करना चाहिए, उसकी कदर करनी चाहिए, तभी तो हम एक स्वस्थ समाज बना पाएंगे। और अभी बीच में हम जिक्र कर रहे थे, आप बता रहे थे बच्चियां आती थी वर्कशॉप करने से लौट के, हम बंदा पे आना चाह रहा था मैं। वर्कशॉप करने का जो आपका एक अनुभव है, चाहे वो NSD में रहा हो, चाहे बैरी जॉन के यहाँ रहा हो, वो वर्कशॉप कितना मिस करते हो? और कभी मौका मिले तो क्या फिर से झुग्गी जो बस्तियों की बच्चों को जाके एक वर्कशॉप करना चाहेंगे, या वैसा कुछ करते रहे हैं अभी? मेरा पंकज, मैं तो वर्कशॉप कर लेता रहता हूँ, लेकिन बच्चों के साथ मेरा बहुत कम हो गया है। लेकिन
मेरी इच्छा है कि थोड़ा सा खाली हूँ तो मैं बच्चों का करूँ, स्कूल गोइंग बच्चों का, यहाँ पे जहाँ पे मेरी बेटी भी उस वर्कशॉप का हिस्सा बने, क्योंकि मैं चाहता हूँ वो अनुभव देना उसको थिएटर वर्कशॉप्स का, क्योंकि वर्कशॉप्स पर्सनालिटी को बनाता है। और मेरे हिसाब से इस हिंदुस्तान में सारे स्कूल में कंपलसरी कर देना चाहिए थिएटर, क्योंकि थिएटर सिर्फ एक्टर नहीं बनाता, व्यक्तित्व विकास की एक सीढ़ी व्यक्तित्व, है। हाँ, व्यक्तित्व विकास के लिए ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। और पता नहीं क्यों ये थिएटर और थिएटर वर्कशॉप्स को बड़े बड़े स्कूल भी इग्नोर करते हैं, बड़े महंगे स्कूल भी इग्नोर करते हैं, जबकि वो अफोर्ड कर सकते हैं। एक टीचर तो अफोर्ड कर ही सकते हैं, जो अलग अलग दिन पे अलग अलग ग्रेड्स को के साथ में थिएटर वर्कशॉप करे, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं करते हैं। पहले तो स्कूलों में वार्षिकोत्सव वगैरह होते थे, बच्चों तैयार किया जाता था 3-3 महीने, आप चलिए प्ले करिए, ये सीखिए, सीखिए। अब दिल्ली के बहुत सारे स्कूल्स में है, सरकारी स्कूल में है, क्योंकि मेरी शिक्षा मंत्री उस समय जो थे ऋषि, उनके साथ में बड़ी लंबी चौड़ी बात हुई थी। मैंने कहा था कि मेरा निवेदन किया था कि आप लोग कीजिए, कृपया कीजिए। मैं सारे सरकार से, मैं हमेशा जब भी मौका लगता है उनके साथ कभी बैठता हूँ तो हमेशा ये निवेदन करता हूँ, भाई आप रंगमंच को जो है कंपलसरी कीजिए, कंपलसरी कीजिए अपने से। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में, सोशल साइंस में कम से कम शामिल करना चाहिए। बिल्कुल। एक और सवाल आपसे पूछना चाह रहे थे कि सामाजिक जो ताना बाना जब बदलता है और उसमें फिल्मों का जो असर होता है जी, तो आप कहते हैं आपके किरदारों को ताकत मिलती है, किसी भी दूसरे जिसमें से बच्चे के किरदार से ताकत मिली, साहित्य से भी आपको ताकत मिलती है, क्योंकि आप कविता पाठ बहुत अच्छा करते हैं। जी, कविता क्योंकि बचपन से करता रहा हूँ, एलोक्यूशन कॉन्टेस्ट में बहुत भाग लेता था, तो वहाँ से वो एजुकेशन मेरी शुरू हो गई थी और साहित्य के प्रति लगाव भी वहीं से शुरू हुआ। और फिर प्रेमचंद की कहानी पढ़ी तो फिर मैं जो है पागल ही हो गया। छोटी छोटी कहानियाँ आई, मेरा पता नहीं क्यों जो बाकी जो उपन्यास जो वगैरह जो स्टेशन में बिकते थे वो पढ़ने का मन ही नहीं करता था। अच्छा, बिल्कुल नहीं मन करता था मेरा। वेद प्रकाश शर्मा, सुरेंद्र मोहन पाठक वगैरह नहीं मन, तो वो जो है सुरेंद्र मोहन पाठक वगैरह बाद में पढ़ा मैं, प्रेमचंद में पहले पढ़ चुका था, पहले वहाँ से जी, सुमित्रानंद पंत में पहले पढ़ चुका था। तो जो बहुत सारे दोस्तों ने कहा कि भाई इब्न सफ़ी को पढ़ो और गुलशन नंदा को पढ़ो। फिर गुलशन नंदा जी की कोई फिल्म थी जिसमें उन्होंने जो है फिल्म की स्क्रिप्ट लिखी थी, बहुत सारी, तो मैंने गुलशन नंदा जी को पढ़ना शुरू किया। दाग उन्हीं की कहानी, दाग उन्हीं की थी जी, बहुत अच्छी लिखी थी उन्होंने। तो उन लोगों के प्रति प्रेम और उनको तारीफ करने की जो मेरा ये था वो बाद में शुरू हुआ, प्रक्रिया बाद में शुरू हुई थी। तो मुझे लगा कि ये तब जाकर के मैं उनकी प्रशंसा इसलिए करने लगा कि भाई सुमित्रानंद पंत तक पहुंचने के लिए पाठक को गुलशन नंदा और इब्न सफ़ी से होके जाना पड़ेगा, तभी समझ में आएगा, तो ये लोग बहुत ज़रूरी हैं, आम जनता के लिए बहुत ज़रूरी है। और रामधारी सिंह दिनकर की कविताओं का आपकी शख्सियत पे कितना असर पड़ा है, जो उसमें एक बागी नेचर है? बागी नेचर है, क्योंकि रामधारी सिंह दिनकर वो की कविताएं जो है ना, आपको संघर्ष के दिनों के बड़े कमाल के साथी है। उनकी जो भी 2-4 लाइन आप उठा लीजिए कहीं से भी आपको जो है डिप्रेशन में जाने ही नहीं देगा वो कभी भी। अब अगर जैसे मुझे याद है कि मैं अपनी परिस्थिति से ही लड़ता रहता था संघर्ष के दिनों में। अचानक मैं बैठा हुआ हूँ और मैं अपने आप से ही कह रहा हूँ कि याचना नहीं अपहरण होगा, जीवन जाए या मरण होगा। तो गुस्से में जो है मिलता है, उससे ताकत मिलती है। अब मेरा गुस्सैल स्वभाव रहा था, तो रामधारी सिंह दिनकर की कविताएं जो है अब बड़ी ऑटोमेटिकली मेरे पास आ जाती थी, क्योंकि उसमें वीर रस बहुत। पढ़ते हैं हिंदी की किताबें? हाँ बिल्कुल। कौन से लेखक है इस दौर के जो आपको? बहुत सारे लोग, नए लोग मुझे दे देते हैं, तो उनको मैं पढ़ लेता हूँ। 2 आखिरी सवाल मैं आपसे पूछूंगा। एक तो संगीत के प्रति आपके लगाव को लेकर। मैं बहुत इसको मैंने अपने अंदर में पैदा किया। मैं लाइट क्लासिकल म्यूजिक ज़्यादा सुनता था, जो कि हिंदी फिल्में होती हैं। हिंदी फिल्मों और गानों का बड़ा शौक था मुझे, क्योंकि फिल्मों का बड़ा शौक था। तो मोहम्मद रफ़ी साहब हों या किशोर कुमार साहब हों, मन्ना डे साहब हों, महेंद्र कपूर साहब हों, सहगल साहब वगैरह को तो सुनता नहीं था मैं, क्लासिकल की तरफ जाता भी नहीं था। जब मैं थिएटर करना शुरू किया तब मैंने देखा कि मैं तो बहुत पीछे हूँ, क्योंकि ऐसे ऐसे खुद गाने वाले लोग हैं यहाँ पे, और ये सब भीमसेन जोशी जी को सुनने जाते हैं, किशोरी अमोनकर जी को सुनने जाते हैं, और ये सब मुझे बहुत ही तुच्छ नज़र से देख रहे हैं।
कि ये तो पता नहीं फिल्मी गाने सुनता रहता है। ये फिल्मी गाने सुनने वाला आदमी है, इसको तो मतलब कैसे साथ में बिठाए, हाँ, कैसे क्लासिकल म्यूजिक सुना जाए या उसकी तमीज हो, इसके अंदर तो है ही नहीं। करेक्ट। तब मैंने जबरदस्ती सारे के सारे कॉन्सर्ट में जाना शुरू किया। कमानी ऑडिटोरियम में होता था, श्री राम सेंटर। मुझे पहले करीब 10 कॉन्सर्ट में ना मुझे नींद आ जाती थी। फिर एक बार हम लोग सुनने गए, किसी ने कहा कि पाकिस्तान से आए हुए हैं सूफी, तो हम लोग सुनने गए और जब सुनना शुरू किया मुझे लगा क्या जादू, क्लासिकल म्यूजिक, लेकिन समा बंध गया, इतना जोश हम सब में, तालियां बज रही हैं। तक पहुंचने के लिए कुछ तो करना पड़ा। और वो थे, जब बाद में पता भाई इनका नाम क्या है, तो उन्होंने कहा ये नुसरत फतेह अली खान है। और मैं बात कर रहा हूँ आपको 35 साल पहले की बात कर रहा हूँ। उस समय उनका जो जिस सबाब पे वो थे और जिस तरीके से वो समा बंधा, वहाँ से मेरी क्लासिकल म्यूजिक की यात्रा शुरू हुई। और आज ये है कि बिना कुमार गंधर्व जी को सुने हुए सुबह की 100 साल पूरे हुए अभी उनको सुबह की शुरुआत नहीं होती है। भीमसेन जोशी जी हों, किशोरी अमोनकर जी हों, और गंगूबाई अंगल हो, या फिर सैगल साहब को अब बहुत सुनता हूँ मैं, है ना। और उस समय के जितने भी 40s के जितने भी सिंगर्स हैं या गाने हैं, उनको अब सुन करके अब जो है तमीज़ आपके अंदर में आ चुका है कि क्या गा रहे हैं, कैसे गा रहे हैं। अब तो अमूमन बहुत सारे मेरे क्लासिकल म्यूजिक वाले जो दोस्त हैं वो मुझे भेजते ही रहते हैं। और एक आखिरी सवाल, बिहार से जब भी कोई नौजवान आता है मुंबई में काम करने या कुछ काम ढूंढने या अभिनेता बनने, हमने देखा है कि अमिताभ बच्चन के घर के सामने भीड़ लगी रहती है, सलमान खान के घर के बाहर भीड़ लगी थी। मुझे भी पता चला है मनोज भाई वाजपेयी के घर के भी बाहर लोग जुटते हैं उनको देखने के लिए, बात करने के लिए। आके देख के चले जाते थे, मनोज भैया है, मनोज भैया है, मनोज भैया। तो वो मेरे सिक्योरिटी वाले बताते रहते हैं कि कुछ लोग आए थे। तो अभी आपके जन्मदिन पे वनराई कॉलोनी गए थे हमारे रिपोर्टर, वहाँ पे एक चाय की दुकान कोई चलाते हैं, उन्होंने आपको संदेश भेजा था कि जब भी आप मनोज वाजपेयी से मिलिएगा, कि हमारे यहाँ सुबह शाम चाय पीने आते थे, उनको हैप्पी बर्थडे बिलेटेड जरूर बोलिएगा। तो आप उनको चाहे तो जवाब दे सकते हैं, धन्यवाद दे सकते हैं वनराई कॉलोनी वाले। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। पंकज जी के जरिए पता चला कि आप स्वस्थ हैं, प्रसन्न हैं, और आपके पूरे परिवार को बहुत सारी शुभकामनाएं। बस अपना प्यार बनाए रखें। आपको यही रोल दे सकते। ट्रिब्यूट था यश जी, वहाँ माँ मारती थी और ये सोच के मारती थी कि मर जाएगा। सबसे बड़ा हाथ बैरी जॉन का रहा।